हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, जितने बच्चे 27 फरवरी को साइंस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आप लोगों को 70 में 70 नंबर बिल्कुल पक्का कराने वाला हूं, ठीक है। और टारगेट भी यही है हम लोग को कि कम से कम 95 मार्क्स 100 में लाया जाए, ठीक है। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज वीडियो में जितना क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक एक क्वेश्चन पे आप लोग अच्छे तरीके से फोकस करना और एक एक क्वेश्चन याद कर लेना, ठीक है। गारंटी है मेरी। अब तक मैं आपको बताता हूं कि 2013 से लेकर अब तक 2022 तक जितने क्वेश्चन पूछे गए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को पहला क्वेश्चन बताता हूँ। और क्वेश्चन के साथ साथ मेरे साथ आपको भी आंसर बताना है, ठीक है। तभी मालूम चलेगा कि कितनी तैयारी आपकी हुई है। और लास्ट में कमेंट करना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। जैसे कि देख पा रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है पहला, कि पादपों में जाइलम का कार्य होता है। पादपों मतलब पौधा होता है, पौधों में जो जाइलम होता है उसका कार्य क्या होता है। ऑप्शन ए, उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, कि जल का संवहन होता है, कि भोजन का संवहन, कि अमीनो अम्ल का संवहन। आपको बताना है कि पादपों में जो जाइलम होता है, जाइलम का कार्य क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा जल का संवहन, ठीक है। क्योंकि जाइलम जो होता है वो जल का संवहन करता है। अब एक क्या होता है कि फ्लोएम होता है। तो फ्लोएम अगर पूछ देगा ना, तो फ्लोएम मतलब होता है भोजन का संवहन। तो जाइलम है तो जल का संवहन, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने बच्चों ने बी दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। देखिए यहाँ से इससे बाहर इस वीडियो में जितने क्वेश्चन, मैं कम से कम टोटल 50 क्वेश्चन आप लोगों को बताने वाला हूँ। 50 क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिया है, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाएगा नहीं, इतना गारंटी मेरी है। बस आप अच्छे तरीके से बस प्रैक्टिस कर लो इन क्वेश्चनों की और याद कर लो, ठीक है। चलो दूसरा प्रश्न देख लो क्या है। दूसरा प्रश्न यह है कि चुंबकीय बल रेखाएं, ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं सदैव समांतर होती हैं, कि एक बिंदु पर मिलती हैं, कि एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, कि परस्पर काटती हैं। तो देखिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या है इन चारों कंडीशन में से, ठीक है। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। मैं थोड़ा समय देता हूँ आप लोगों को, सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि अब एग्जाम आप लोगों का 27 फरवरी का है साइंस का। तो इतना अच्छे से तैयारी कर लो, एक ही बार में सारे क्वेश्चन याद कर लो, कि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े आप लोगों को। तो देखो चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना, वो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। जैसे ये चुंबकीय है, ये चुंबक ले लेता हूँ, और इसमें से जो बल रेखाएं निकलती हैं तो यहाँ से ऐसे जाता है और यहाँ से निकलता है तो ऐसे जाता है। मतलब एक दूसरे को कभी काटती वो नहीं, ठीक है। इतना याद रखना। तो सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने सी दिया है, आंसर उनका बिल्कुल 100% सही है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगला प्रश्न देख लो। तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न यह है कि यदि फाई, देखिए फाई जो है ना वो चुंबकीय फ्लक्स को दर्शाता है, और ये बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाता है, और ए जो है अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल को दर्शाता है। तो इनके बीच कौन सा सूत्र बनेगा, तो इनके बीच कौन सा संबंध होगा, ठीक है। अगर फाई और बी और ए की बात करें तो इनसे कौन सा सूत्र स्थापित होता है। ऑप्शन ए, बी बराबर फाई बटे ए, फाई बराबर बी बटे ए, कि ए बराबर बी इंटू फाई, कि बी बराबर फाई इंटू ए। बताइए, चार ऑप्शन है, बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। ये बहुत आईएमपी प्रश्न है। अभी 2022 में भी ये प्रश्न पूछा गया था और लगातार पिछले वर्षों से पूछता भी आ रहा है इन प्रश्नों को, ठीक है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, बी बराबर फाइव बटे ए होता है। अगर मैं यहाँ से फाइव की वैल्यू निकालू तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, बी इंटू के ए हो जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन में ए भी आपको दे देता है कि फाइव बराबर बी इंटू ए, ये नहीं दिया तो इसी का रूपांतरण आपको ये दे दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो जितना अच्छे से तैयार किए रहोगे तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। तो कुछ बच्चों को ये याद होगा, लेकिन इसी ये ऑप्शन में दिया नहीं है, और इसी का रूपांतरण यहाँ से आपका बी का वैल्यू निकाल के फाइव बटे ए दे दिया है। तो याद होना चाहिए आप लोगों को, कंफ्यूज नहीं होना। तो तीसरा जो है, तीसरा का ए राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कह रहा है कि चर्मदा या पेलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, ठीक है। चर्मदा रोग जो होता है कौन सी विटामिन की कमी से होता है, आपको बताना है कि विटामिन B1, कि विटामिन B2, कि विटामिन B5, कि विटामिन B12, ठीक है। चलिए सोच समझ के जवाब दीजिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
यहाँ गलती करेंगे तो एग्जाम में जरूर गलती कर दोगे, तो यहाँ पे सोच समझ के जवाब देना। तो चर्मदार रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है? तो है आपका विटामिन बी 5। अगर आपके शरीर में विटामिन बी 5 की कमी है तो आपको ये चर्मदार रोग हो सकता है। ठीक है, चर्मदार मतलब जो स्किन इन्फेक्शन होता है व्हाइट व्हाइट कलर के, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न आपने क्लियर कर लिया। तो प्रश्न 4 तक आपने अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और प्रश्न 5 देखिए यहाँ पे, प्रश्न नंबर 5 है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, कि वसाओं के रूप में होता है, कि सुक्रोज के रूप में होता है, कि वसीय अम्लों के रूप में होता है। ठीक है, तो देखो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण जो होता है वो सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत सालों से लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है। कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। सी पे जितने बच्चे ने क्लिक किया उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 यह है कि कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है, तो दर्पण कौन सा होगा? ठीक है, कोई दर्पण है वो किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है, तो कौन सा दर्पण होगा? समतल होगा, कि उत्तल होगा, कि अवतल होगा, या समतल या उत्तल दोनों होगा? बताओ। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आप लोगों का समतल दर्पण होता है ये भी सीधा प्रतिबिंब बनाता है, और उत्तल दर्पण भी आपका सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन समतल या उत्तल दोनों दिया है, इसलिए हमको पहले इसको ही क्लिक करेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन में सीधा बनाता है। मतलब कि समतल दर्पण भी प्रतिबिंब सीधा बनाता है और उत्तल दर्पण भी प्रतिबिंब सीधा बनाता है, इसलिए या तो समतल होगा या तो होगा उत्तल होगा। तो जितने बच्चों ने डी दिया है आंसर उनका बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न नंबर 7वां देख लो। प्रश्न नंबर 7वां मेरे प्यारे बच्चों, कि सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होता है। बिल्कुल, अगर आपका आंख बिल्कुल स्वस्थ है, ठीक है, तो आप कितनी दूरी तक देख सकते हो? 25 सेंटीमीटर, अनंत, 100 सेंटीमीटर, कि 50 सेंटीमीटर? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल ये प्रश्न है, बहुत पॉपुलर है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप क्लिक करोगे अनंत पे, क्योंकि अगर आपकी आंखें स्वस्थ है तो आप अनंत दूरी तक देख सकते हो। जैसे हम लोग अपनी आंखों से चंद्रमा को भी देख लेते हैं, सूर्य को भी देख लेते हैं, तारे को भी देख लेते हैं, तो यहाँ से तारे और चंद्रमा और सूर्य की दूरी अनंत ही तो है। चलिए, तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट था और आई होप आपने इसका आंसर सही दिया होगा। चलो देखो प्रश्न नंबर 8वां क्या है। 8वां की अगर हम बात करें तो कह रहा है कि किसी चालक में अगर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 सेकेंड में, क्या बोला है यहाँ पे? किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 1 सेकेंड नहीं, यहाँ पे 2 सेकेंड है। दो यहाँ दो कर लेना। ठीक है, अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? 2 सेकेंड में चालक से गुजरने वाली आवेश की मात्रा होगी। ठीक है, आवेश की मात्रा पूछ रहा है, क्यू। ठीक है, तो एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों कि क्यू बराबर आई इंटू टी होता है। तो आई मतलब क्या हो गया आपका? धारा। धारा दिया है 2 एम्पियर। आई इंटू टी मतलब समय होता है जो कि 2 सेकेंड दिया है, तो 2 का गुणा कर दोगे तो 2 दूनी के 4। और आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो 4 सी हो जाएगा, 4 कूलाम। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना याद रखना आप लोग, ये फार्मूला आप लोग नोट कर लेना, क्यू बराबर आई टी, आवेश बराबर क्या होता है? धारा इंटू समय। और इस फार्मूले पे एक क्वेश्चन तो बनना अनिवार्य है, हमेशा बनता है। तो जितना बच्चों ने अगर ए दिया है उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो आप लोग अपना आंसर भी अच्छे तरीके से नोट करते रहना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया, लास्ट में जरूर आप लोग बताना। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, देखो प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो कह रहा है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम है। कह रहा है कि जो प्रेरित, अगर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करना है तो कौन सा नियम हम लगाएंगे? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, कि ओम का नियम लगाएंगे, कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम लगाएंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगाएंगे। कौन सा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ही हम प्रेरित की विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। तो जितने बच्चे ने ए दिया है आंसर उनका बिल्कुल सही है। आगे अगर हम बढ़ चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखिए क्या है। क्या है कि निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? ठीक है,
अम्लीय लवण पूछ रहा है, KCN, NaHSO4, NaCl कि Na2SO4। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? तो सोच समझ के जवाब आप देना। वैसे भी सिंपल है प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में मतलब बहुत महीनों से मैंने ये प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस करा चुका हूँ, और इसका आंसर सही ही आपको देना है कि ऑप्शन नंबर डी होगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है, Na2SO4। ठीक है, ये जो है अम्लीय लवण है, इतना याद रखना। चलिए, ये भी आप लोगों का क्लियर हो गया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। आगे अगर हम बात करें, यह अभिक्रिया तो हमेशा पूछता रहता है, तो ये तो याद हो गया होगा आप लोगों को बहुत, कि Fe2O इसका अभिक्रिया एल से कराया जा रहा है, एल्युमिनियम से। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड और लोहा बन रहा है। कह रहा हूं कि यह अभिक्रिया किस प्रकार की है, इस अभिक्रिया को थोड़ा ध्यान से आप देख लो। अब बताओ किस प्रकार की अभिक्रिया है यह? वियोजन अभिक्रिया है कि संयोजन अभिक्रिया है कि विस्थापन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है? तो मेरे प्यारे बच्चों, स्पष्ट आपको दिख रहा है कि एल्युमिनियम की अभिक्रिया अगर यहाँ से आयरन ऑक्साइड से हो रहा है, तो देखो एल्युमिनियम की अभिक्रिया जैसे ही हो रहा है तो यहाँ पे लोहा को अलग कर दिया है, और एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना दिया है। तो अधिक अभिक्रियाशील वाला तत्व कम अभिक्रियाशील वाले तत्व को उसके यौगिक में से उसको विस्थापित कर दिया। तो विस्थापित कर दिया मतलब कि विस्थापन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो जितने बच्चों ने सी दिया आंसर बिल्कुल सही है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 12। देखिए प्रश्न नंबर 12 जो है वह है कि एल्युमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन परत बनना कहलाता है। कह रहा है कि एल्युमिनियम की अगर सतह पर अगर ऑक्सीजन से विक्रिया कर उस पर अगर परत बनता है तो क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है कि कैटिनेशन, विषमरीकरण कहलाता है कि इनमें से कोई नहीं? बताइए, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप आंसर दोगे कि एनोडिंग कहलाता है। कोई एल्युमिनियम है, कोई एल्युमिनियम को हम छड़ ले लेते हैं, उसको बाहर छोड़ देते हैं, तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उस पर एक ऑक्सीजनीय परत जम जाएगा, और वो परत जमना क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। ठीक है, एनोडिंग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 12 का क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया है आंसर बिल्कुल उनका सही है, तो इसको मैं साइड करता हूँ और क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। ठीक है, मतलब मेंडल के अनुसार उन्होंने मटर के जो शुद्ध लंबे पौधे हैं उनका जीन प्रारूप उन्होंने क्या दिया था? कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कि स्मॉल टी, कि स्मॉल टी कैपिटल टी? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखो जब भी शुद्ध की बात करेगा ना, तो शुद्ध की बात करेगा तो इतना याद रख लेना कि वो चीजें हमेशा कैपिटल में होंगी। तो शुद्ध लंबे पौधे के जीन, ठीक है, तो शुद्ध लंबे हमेशा क्या होंगे? स्मॉल टी होंगे। तो इतना याद रखना, ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल क्या उनका सही है। आगे देख लेते हैं, अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 14, कि स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे हम पौधा है, तो उसके लिए क्या आवश्यक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश कि उपयुक्त सभी? तो यहाँ पे सबको मालूम है कि स्वपोषी पोषण हेतु आवश्यक क्या होगा। अगर पौधा अपना भोजन बनाता है तो उपयुक्त सभी उसके लिए सब आवश्यक है, क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, ये चाहिए, जल उसको चाहिए H2, क्लोरोफिल उसको मिल ही जाएगा हरी पत्तियों से, और सूर्य का प्रकाश उसको चाहिए। इतने चीजों से जाके अपना भोजन बनाता है। ठीक है, चलिए, तो जितने बच्चों ने ऑप्शन डी दिया उनका आंसर बिल्कुल क्या है? सही है। आगे देख लेते हैं, मूत्र का निर्माण होता है, टॉयलेट का निर्माण होता है कहाँ से? वृक्क में होता है कि यकृत में होता है कि प्लीहा में होता है कि हृदय में? ये भी प्रश्न बहुत नॉर्मल है। ठीक है, मतलब बहुत बार प्रैक्टिस करा चुका हूँ, प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन प्रैक्टिस बहुत हो गया इसलिए बहुत नॉर्मल है। क्योंकि टॉयलेट का निर्माण जो होता है वो वृक्क में होता है। ठीक है, किडनी में होता है, वृक्क को ही हम किडनी कहते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जितने बच्चों ने ए दिया आंसर बिल्कुल उनका क्या है? सही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ, तो देख लो प्रश्न नंबर 16 है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज? और ये भी प्रश्न नॉर्मल है, एक बार नहीं हमने कम से कम 100 बार इस प्रश्न की प्रैक्टिस ऑलरेडी करा चुका है कि प्रश्न आने वाला है, आने वाला है, याद कर लो। तो याद भी हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। एक टाइलिन एंजाइम भी पाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा, हालांकि ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हम एमाइलेज पे मारेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 देख लीजिए क्या है।
प्रश्न नंबर 17 यह है मेरे प्यारे बच्चों कि किसी दर्पण के अगर सामने, मतलब कोई भी दर्पण है उसके सामने किसी वस्तु को अगर रखने पर उसका जो प्रतिबिंब है वास्तविक, उल्टा और आकार में कुछ छोटा बनेगा, ठीक है, तो वो कौन सा दर्पण होगा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण की समतल दर्पण की, इनमें से कोई नहीं। देखो सोच समझ के जवाब देना, इतना प्यारा प्रश्न है। कोई भी दर्पण है उसके सामने अगर कोई किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से आकार में कुछ छोटा बनता है, तो वो दर्पण कौन सा होगा? तो आपका अवतल दर्पण। ठीक है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण कंडीशन होता है, ठीक है, तो याद रखना। चलिए, तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल सही है, इसको मैं साइड करूंगा। और यहाँ से 18वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। देखिए 18वां प्रश्न है कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है, प्रतिबिंब का आवर्धन होगा 1, 2, 3 कि 4। बताइए क्या होगा राइट आंसर? तो देखिए कितना सिंपल है, जब भी आपको इस प्रकार दे देगा कि एक लेंस के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुनी दूरी पर बनता है तो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो 3 होगा, सिंपल। 4 गुनी बनता तो 4 होता, 2 गुनी बनता तो 2 होता। तो इतना याद रखना, इतना सिंपल कंसेप्ट इसका है, भूलना नहीं है आप लोगों को। तो सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलो देखो 19वां प्रश्न कि किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा का मात्रक है। कह रहा है कि कोई विद्युत परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसको हम किस मात्रक से नापते हैं, ठीक है, उसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर, वाट, ओम की वोल्ट? तो ये प्रश्न तो एकदम से नॉर्मल है, ठीक है, छोटा बच्चा भी बता देगा कि धारा को नापते हैं किसमें? एम्पियर में, ठीक है। तो 19 का ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये भी प्रश्न आपने क्लियर कर रखा। चलो प्रश्न नंबर 20वां देखो क्या है। देखिए प्रश्न नंबर 20वां मेरे प्यारे बच्चों ये है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा का आंकलन निम्नलिखित नियम से किया जा सकता है। मतलब कौन सा नियम हम लगाएंगे जब चुंबकीय क्षेत्र में अगर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अगर हमको याद करनी हो, तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, कि ओम का नियम, कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम? बताइए। तभी इस प्रकार का प्रश्न पहले आया था और हमने अभी बताया आप लोगों को प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम का ही प्रयोग करते हैं। अभी जस्ट आया था इस प्रकार का प्रश्न। चलिए ये भी प्रश्न हो गया। तो डी जितने बच्चों ने दिया आंसर बिल्कुल उनका क्या है 100% सही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं 21 देख लो प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथिल एल्कोहल का मेथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है, एथेनॉल होता है कि प्रोपेनॉल होता है? बताइए एथिल अल्कोहल का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एथेनॉल। और यह प्रश्न बहुत नॉर्मल है, ठीक है, एथिल अल्कोहल का पूछता है तो एथेनॉल होगा आईयूपीएसी नाम। इतना तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब जाओगे ना 27 फरवरी की एग्जाम देने के लिए ये सारे प्रश्न आपको दिखेंगे और सबसे पहले आंसर आप करोगे इन प्रश्नों का, मुझे मालूम है, बस आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो। अगला है कि क्षारीय विलयन का पीएच कितना होता है? तो बहुत सिंपल है, 0 होता है कि 7 होता है कि 7 से कम होता है कि 7 से अधिक होता है, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्षारीय है तो 7 से अधिक होगा, क्योंकि 7 से कम तो आप लोगों का अम्लीय हो जाता है और 7 रहेगा तो आपका उदासीन हो जाएगा, ठीक है, इस तरह होता है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है कि क्षारीय विलयन का पीएच मान पूछ रहा तो 100% 7 से अधिक ही होगा, वो रियलिटी। आगे देख लेते हैं 23 क्वेश्चन कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी बनती है उसमें कौन सा चीज प्रयुक्त होता है? एजीसीएल होता है कि पीबीएनओ3 वोल्टवाइस होता है कि एफईएसओ4 होता है कि सीएसीओ3 होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल प्रश्न है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है आपका एजीसीएल। क्या होता है? एजीसीएल। तो जितने बच्चों ने ए दिया होगा तो आंसर बिल्कुल सही होगा, आपने दिया भी होगा क्योंकि इतने नॉर्मल प्रश्न है सारे। और आगे अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 देख लो कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या। हाँ देखो कोष्ठों दे देता है, कभी कभी वेस्मो दे देता है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग, ठीक है, वेस्मो भी आपको देखने को मिल सकता है तो आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो मनुष्य के हृदय में कोष्ठों या वेस्मो की संख्या कितनी होती है?
1 2 3 की 4। तो ये भी प्रश्न, जो लोग हृदय का चित्र देखे होंगे उनके लिए प्रश्न बहुत नॉर्मल है, क्योंकि वो बताते हैं कि 4 होता है। ठीक है, 2 आलिंद होता है और 2 नीले होता है, दोनों मिला के कितने होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। ठीक है, तो जितने बच्चों ने डी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न 25 क्या है कि द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं वो जड़ों में पाई जाती हैं कि रंध्रों में पाई जाती हैं कि वात रंध्रों में पाई जाती हैं कि इन सभी में पाई जाती हैं? द्वार कोशिका की बात हो रही है ना। देखिए, द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं मेरे प्यारों, जो रंध्रों में पाई जाती हैं, जो छोटे छोटे छिद्र रंध्र होते हैं उसमें द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो 25 का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो 26 की तरफ। तो 26 जो है प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वो है यहाँ पे कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है। देखिए, कायिक कायिक जो प्रवर्धन के लिए जो कौन सा भाग अनुकूल है, तो देखिए वो किसी से तना से भी हो जाता है, जड़ से भी हो जाता है, पत्ती से भी हो जाता है, प्रकलिका से भी हो जाता है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि कौन सा भाग अधिक अनुकूल, मतलब अधिक, इन चारों में से कौन अधिक अनुकूल है कायिक प्रवर्धन के लिए पौधों में, तो वो आपका है तना है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? तना है। तो 26 का जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इतना याद रखना, अधिक अनुकूल पूछा है। ठीक है, चलिए, तो ये भी प्रश्न आप लोगों को क्लियर हो गया होगा अच्छे तरीके से। आगे देख लेते हैं 27। देखिए मेरे प्यारे, जो 27 जो प्रश्न है वो प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पे कि जाइगोट में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है कितनी होती है। जाइगोट देखिए दिया है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 4x, 3x, कि 2x, कि सिर्फ x, बताइए। तो देखिए, जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या जो होती है मेरे पास, जो 2x होती है, कितनी होती है? 2x होती है। और यह प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भूलना मत, आप लोग इसको अच्छे तरीके से याद कर लेना। आगे अगर हम बढ़ें तो 28 प्रश्न देख लो क्या है। देखिए 28 प्रश्न जो है वो है कि एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। कह रहा है कि अगर एक अवतल लेंस है उसके द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, उल्टा व छोटा बनेगा, कि आभासी सीधा व बड़ा बनेगा, आभासी सीधा व छोटा बनेगा, कि आभासी उल्टा वह बड़ा बनेगा, बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अवतल लेंस से जो प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, वो तो पहले बात आभासी बनेगा और सीधा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है? छोटा बनता है। तो ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। अगला 29 प्रश्न देखो क्या है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि दूरदृष्टि दोष के कारण, अगर आपकी आंखों में दूरदृष्टि दोष है तो उसके कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, रेटिना से आगे, रेटिना से पीछे, कि नेत्र लेंस पर। तो देखो, दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, दूरदृष्टि दोष है ना, तो उसका प्रतिबिंब रेटिना से पीछे बनता है। रेटिना पर कब बनता है? जब आपकी आंख में कोई दोष ना हो, बिल्कुल स्पष्ट दिखे, रेटिना बनता है। दूर दृष्टि दोष है तो रेटिना से पीछे, निकट दृष्टि दोष होगा तो रेटिना से आगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल कंफ्यूज मत रखिएगा, इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लीजिए। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो 30वां प्रश्न देखिए, बड़ा सा प्रश्न है और आपको समझना पड़ेगा इस प्रश्न को अच्छे तरीके से। प्रश्न यह है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ, लंबाई तथा व्यास जो है समान है और किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात कितना होगा? 1:2, 1:4, 4:1, कि 2:1? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लगाना पड़ेगा, थोड़ा पैराग्राफ में ज्यादा जाएगा, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जा रहा है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि 1:4 जाएगा, और इस प्रश्न को जितना जल्दी हो सके उतना अपने दिमाग में इस प्रश्न को आप लोग फीड कर देना, इसके अनुपात को, कि 1:4 अनुपात होगा। ठीक है, 1 2 3 बार पढ़ लेना, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में 100% आपको आने वाला है, क्योंकि ये ऐसा प्रश्न है कि बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, उष्मा का यहाँ पे अनुपात पूछा है, तो आप लोग इस अनुपात को अच्छे तरीके से याद कर लेना। बहुत सारे प्रश्न देखना ये बच्चे छोड़ के आएंगे। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आगे से ही चेतावनी दे रहा हूँ कि इन प्रश्नों को आप लोग अच्छे से फोकस करके जाना और याद कर लेना आप लोग। चलिए अगला प्रश्न देखिए 31 क्या है
कि बिजली के बल्ब का जो तंतु फिलामेंट बना होता है, बिजली का बल्ब देखें, ये जो पीले कलर का ये जो बल्ब होता है, तो उसमें जो ये तंतु लगा होता है जो जलता है, ठीक है, वो किसका बना होता है? नाइक्रोम का, स्टील का, कि टीन का, कि टंगस्टन का? तो ये भी प्रश्न नॉर्मल है, जितने बच्चे पढ़े होंगे तुरंत बता देंगे कि टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे अगर हम बात करें तो देख लो 32 क्या है। देखो 32 जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ जो है संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा इसमें से तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है? क्लोरीन, तांबा, कि जस्ता, जिंक जिसे बोलते हैं, कि सल्फर? ठीक है, तो मेरे प्यारों तो इसका राइट आंसर होगा जिंक, जिसे हम जस्ता बोलते हैं। इस जिंक को अगर आप तनु अम्ल के साथ अगर मिला देते हो तो उसमें से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? जस्ता, जिसे हम जिंक भी कहते हैं। देखो 33 राइट आंसर क्या होगा 33 का, कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है क्या? एकल आबंध, कि चतुष्फलकीय संरचना हो, कि कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड जो आबंध कोड 109 और 28 बनाते हैं 28 सेकंड का, कि कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, यहाँ पे पूछा है क्या नहीं होता है, तो उसमें मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जो है वो नहीं होता है। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और आबंध जो कोड है 109 डिग्री 28 सेकंड का नहीं होता है। ठीक है, ये याद रखना। चलिए आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न 34 देख लो नीचे। 34 है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? ठीक है, लिथियम, मैग्नीशियम, ठीक है, यहाँ पे बोरान की सिलिकॉन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है? तो द्वितीय समूह का सदस्य कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? तो द्वितीय समूह में तो आप लोगों का मैग्नीशियम आ जाएगा, क्योंकि द्वितीय समूह में पाया जाता है। ठीक है, पेरियोडिक टेबल याद होगा तो आप लोग इसका आंसर तुरंत आप दिए दे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? द्वितीय समूह का सदस्य मैग्नीशियम आता है। चलिए, तो यह आपका 34 है। देख रहे हैं ना कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने लेकर आए, एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इतना मेरा वादा है। ठीक है, बस आप लोग अच्छे तरीके से इस प्रश्न को याद कर लो। अगला प्रश्न देखो क्या है, मुकुलन पाया जाता है, तो मुकुलन प्लेनेरिया में पाया जाता है, कि हाइड्रा में, कि लिस्मानिया में, कि उपयुक्त सभी में? मुकुलन की बात कर रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। तो मुकुलन पाया जाता है मेरे प्यारे जो हाइड्रा में। ठीक है, मुकुलन पाया जाता है, हाइड्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। 36 की अगर हम बात करें तो 36 है कि जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयला है, कि जल विद्युत है? जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत इन चारों में से कौन मेरे प्यारे बच्चों? 36 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। जीवाश्म ऊर्जा का जो स्रोत है वो आपका कोयला है। ठीक है, तो 36 का सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने सी दिया आंसर बिल्कुल उनका सही है। 37 देख लो क्या है। 37 मेरे प्यारे बच्चों ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? मतलब इन चार ऑप्शन में से बताना है कि मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है। वो अंडाशय, गर्भाशय, कि शुक्रवाहिका, कि डिंब वाहिनी या नली? तो देखिए सिंपल, ये भी प्रश्न तो आप लोग रट ही गए होंगे, और कम्युनिटी में भी अक्सर इन प्रश्नों को मैं कम्युनिटी करता हूँ ताकि आप लोगों को पोल करके मालूम चला जाए। तो शुक्रवाहिका है, आप लोगों को अच्छे तरीके से जानकारी है। शुक्रवाहिका जो है मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो जितने बच्चों ने सी दिया है आंसर बिल्कुल उनका क्या है? सही। 38 की अगर हम बात कर लेते हैं, 38 है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए प्रश्न तो अभी आया था ना, उपयुक्त सभी हमने बताया था कि स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे में आपका पौधा हुआ, तो पौधा के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जल तो चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो इसलिए उपयुक्त सभी होगा। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो ये देखो ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, अब बार बार पूछता है कि अगर 1.5 वोल्ट अगर विद्युत वाहक बल के सेल का अगर आंतरिक प्रतिरोध अगर 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना हो सकता है? 1.5 एम्पियर, ठीक है, कि 0.5 एम्पियर, कि 3 एम्पियर, कि 3.1 मिली एम्पियर? ठीक है, तो मेरे प्यार जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का
0.5 एम्पियर। ठीक है। अगर 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का अगर आंतरिक का अगर प्रतिरोध का अगर 3 ओम है, तो सेल से जो प्राप्त विद्युत धारा का अधिकतम मान अगर हो सकता है तो 0.5 एम्पियर तक हो सकता है। तो 39 का जो होगा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना याद रखना, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो 40 प्रश्न देखिए, 40वां प्रश्न क्या है कि एक अवतल लेंस की अगर फोकस दूरी 5 मीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी। ठीक है, तो एक अवतल लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे दिया है कितना, 5 मीटर, तो इसकी क्षमता पूछ रहा है 0.2 डी कि -0.2 डी कि 2.0 डी कि 5 डी। ये प्रश्न तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंपल जवाब दोगे 0.2 डी होगा। ठीक है, अब माइनस में किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे अवतल लेंस बोल रखा है तो माइनस में ही होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न देख लो क्या है, 41 कि आपके घर के टीवी में एक एलईडी इंडिकेटर लगा है जो 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर पर कार्य करता है। तो इसकी बताइए शक्ति क्या होगी, पी का वैल्यू पूछा, इसके पावर क्या होगा, 75 मिली वाट, 100 मिली वाट कि 0.7.5 वाट कि 7.5 मिली वाट। ठीक है, बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो करना क्या है, इसका इसमें गुणा कर दो। ठीक है, P बराबर आप यहाँ पे इसका इसमें गुणा कर दो, तो 75 0.7.5 में 100 को गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 75, और पावर मिली और पावर है तो उसका मात्रक वाट होता है, तो 75 मिली वाट हो जाएगा, सिंपल। चलो ये भी प्रश्न इजी था। तो जितने बच्चों ने पहला आंसर दिया उनका आंसर बिल्कुल क्या है, सही है। 42 की अगर हम बात करें तो प्रकाश का वेग जो है निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा। तो वायु में कि जल में कि कांच में कि निर्वात में। सबको मालूम है कि किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी, तो वो होगा निर्वात में, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे होगी, कितना होता है 3 × 10⁸ क्या होता है, सेकेंड होता है। आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो अगला प्रश्न देख लो 43, और 43 यह है कि निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड है मेथेनॉल, मेथेनॉल, एथेनॉल की एथेन। देखो 43 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है वो है आपका मेथेनॉल, क्या है, मेथेनॉल। बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने बच्चों ने बी दिया आंसर तो बिल्कुल उनका सही ही होने वाला है। आगे की H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान कितना होगा। अब देखो H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, और जब नाम सुन के ही आपको मालूम चल गया कि अम्ल है तो उसका पीएच मान तो 7 से कम होगा। तो ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर। कितना सिंपल है, बस आपको मालूम होना चाहिए कि H2SO4 अम्ल होता है, तो अम्ल होता है तो उसका पीएच मान 7 से कम होगा, क्षारीय रहता है तो 7 से अधिक होता है। तो इतना कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो आप किसी भी प्रश्न को उत्तर आसानी से आप दे सकते हो, इतना याद रखना। अगला प्रश्न 45 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। तो भाई अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित वही नहीं करेगी कि जो हाइड्रोजन से कम विक्रियाशील होगा, जैसे में लोहा, जिंक, मैग्नीशियम, कापर। तो इसमें से कौन सा ऐसा है कि अम्ल से हाइड्रोजन को विस्थापित कौन नहीं कर सकता है। तो मेरे प्यार बच्चों कापर है, क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कापर जो है लोहा के नीचे आता है। मतलब कापर जो है वो हाइड्रोजन से कम विक्रियाशील है, तो कम विक्रियाशील है तो जाहिर सी बात है हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगा। ठीक है, तो इतने इतने सिंपल क्वेश्चन है। अगला है 46 कि पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में क्या होता है, वायुदल होता है, अंडाशय होता है कि परागकण होते हैं कि बीजांड होते हैं। तो देखो पराग कोश में सिंपल परागकण होंगे, पराग कोश में तो परागकण ही ना होंगे, तो ऑप्शन सी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने तो सिंपल सिंपल प्रश्न बने हैं, हम तो इस बार चाहते हैं कि आप लोग इतने अच्छे मार्क्स से पास हो। ठीक है, 47 देखिए क्या है कि पादप में जाइलम का मुख्य कार्य है जल का वहन, भोजन का वहन, उत्सर्जी पदार्थ का वहन, सभी का वहन। तो सबको मालूम है कि जाइलम है तो जल का ही वहन करेगा, और क्या फ्लोएम होता है तो भोजन का वहन करता है, तो जाइलम है तो जल का वहन करेगा। ठीक है, इतना सिंपल प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न एक बार आया था शायद। 48 देखिए क्या है कि समजात अंगों का उदाहरण क्या है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, कि हमारा दांत हाथी के दांत,
कि आलू तथा घास के उपयुक्त सभी। तो देखो समझात अंगों का जो उदाहरण मेरे प्यार बच्चों, ये सभी आप देख रहे हो सभी कंडीशन है, क्योंकि हमारा हाथ कुत्ते का अग्रपात भी समझात अंगों का ही उदाहरण है, हमारा दांत हाथी का दांत, आलू तथा घास, ये सभी क्या है समझात अंगों के उदाहरण है। तो 48 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2 प्रश्न और बचे हैं, उसका आंसर तो दोनों का ही सही चाहिए। कह रहा है कि मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, जो आपका माइंड होता है मस्तिष्क होता है, वो किस लिए उत्तरदायी होता है? सोचने का कार्य करता है, कि शरीर का संतुलन बनाए रखना कार्य करता है, कि हृदय का स्पंदन करता है, कि सभी कार्य करता है? ठीक है, तो देखो मस्तिष्क का कार्य क्या होता है, एक तो सोचने का काम भी करता है, अच्छे से सोचेगा तो शरीर का संतुलन बनाए रखेगा ही रखेगा, और हृदय का भी स्पंदन करता है। तो 49 का डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, सभी कार्य करता है। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर जरूर आप लोग सही बताना। कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है, कह रहा है कि अगर आप अंतरिक्ष में पहुंच जाते हो और वहां से आप आकाश देखते हो तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, कि नीला दिखाई देगा, कि बैंगनी दिखाई देगा, कि हरा दिखाई देगा? तो मेरे प्यारे बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर 1, काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष में जितने यात्री होते हैं अगर वो आकाश को देखेंगे तो काला ही दिखाई पड़ेगा, कि वहां पे किसी भी रंग का प्रकीर्णन होता नहीं है, इसलिए वो क्या दिखाता है, काला दिखाई देता है। तो जैसा कि आपने देखा 50 हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, 50 में से तो 45 कम से कम 40 ही सब होना चाहिए, इससे कम नहीं, क्योंकि 27 फरवरी को आप लोगों का पेपर है और अच्छे से आप लोगों को तैयारी करना पड़ेगा। तो जितने बच्चों ने याद नहीं किए हैं वो इसी वीडियो से पूरा क्वेश्चन याद कर लें, तभी जाके वो अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।